हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हम अब अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। ठीक है। पिछला जो टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं ना कहीं गोल्जी बॉडी से कनेक्ट थी। कैसे थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आती हैं वो कहाँ जाएंगी, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर या फिर गोल्जी एपरेटस की ओर। जो कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स होंगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट जाएंगी, और जहां जिनमें कि उनमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन करना है प्रोटीन में, खास तौर से ग्लाइकोसाइलेशन करना हो, तो वो जो है फिर गोल्जी एपरेटस में आती हैं। तो गोल्जी एपरेटस की यदि बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, तो गोल्जी एपरेटस को जो है गोल्जी एपरेटस को कैमिलो गोल्जी ने खोजा था 1898 में। ये नर्व सिस्टम को के बारे में खोज कर रहे थे, तो उनको ये जो है गोल्जी एपरेटस दिखाई दिया। उसके बाद डाल्टन और फेलिक्स, ये वैज्ञानिक थे 1954 में। इन्होंने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखी और उसके बारे में बताया। गोल्जी एपरेटस जो है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या गोल्जी बॉडी है, एक ही चीज़ है ये गोल्जी बॉडी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। गोल्जी एपरेटस खास तौर से जो सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जो श्रावण का कार्य करती हैं, उनमें ये बहुतायत में पाई जाती हैं। प्लांट सेल्स में इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है। गोल्जी जो एपरेटस है, यदि उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो इसको जो है तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो ये इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये नलिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं टिब्यूल्स। और जो किनारों पर जो फूली हुई संरचना होती है उसको बोला जाता है सिस्टर्नी। और जो इधर की तरफ इस तरह दिख रही हैं तो ये जो है वेसिकल सेपरेटेड जो होती हैं वो क्या कहलाएंगे, वेसिकल्स कहलाएंगे। तो क्या तीन कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं उसको, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में। ठीक है। सिस्टर्नी की यदि बात करते हैं, सिस्टर्नी जो है वो 4 से 8 सिस्टर्नी इसमें पाई जाती हैं। ये जो सिस्टर्नी है ये सेपरेटेड होती हैं, एक दूसरे से अलग रहती हैं, और इनमें इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है। बीच बीच में जो स्पेस होगा वहाँ साइटोप्लाज्म मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, इन सिस्टर्नी की दो फेस होती हैं। फेस मतलब है मतलब साइड कहेंगे। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिंपल सा फॉर्मूला है, जिधर से जो जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा या न्यूक्लियस की तरफ होगा, अंदर वाला जो फेस होगा वो कहलाएगा सिस फेस। और जो बाहर की तरफ साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो हिस्सा होगा, जैसे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है ये है गोल्जी एपरेटस। और जो गोल्जी एपरेटस की जो सिस्टर्नी है, जो हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वाला होता है उसको बोलते हैं सिस, CIS, सिस फेस, FACE फेस। और जो दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा होगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देखता हुआ होगा उसको कहेंगे ट्रांस फेस। सिंपल सा है। ये वाला जो हिस्सा सिस फेस, यानी कि जो कि रिसीविंग साइड है, जहाँ से कि ये वेसिकल्स रिसीव करेंगी, वो तो कहलाएंगे सिस। और जहाँ से ये जो है शिपिंग करेंगे, यानी वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वेसिकल्स को, सेपरेट करेंगी, वो जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा ट्रांसफेस। तो ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा सिस और दूसरा वाला हिस्सा ट्रांसफेस कहलाता है। ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोई सिक्रेटरी मटेरियल होता है या कहें कि स्रावी पदार्थ जो होता है, वो क्या करेगा, कहाँ से स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे सिस्टर वेसिकल्स के रूप में आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के रूप में
गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा रिसीव किया जाता है। तो जहाँ से रिसीव किया जाएगा वहाँ वो कौन सा फेस होगा, सिस फेस, और जहाँ से बाहर की तरफ निकाला जाएगा वो कहलाएगा ट्रांस फेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो स्मॉल राउंड जो है लंबी लंबी नलिकाओं के समान होती है और सिस्टर्नी की पेरीफेरी पर पाई जाती हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं अंत में वेसिकल्स का निर्माण करती हैं ये, और ये वेसिकल्स जो होंगी जैसे ये जो है वेसिकल्स इनका निर्माण करेंगे। ठीक है, ओवरऑल तो वेसिकल्स जो होंगी वो कौन सी तरफ, गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स होंगी वो कहाँ की तरफ होंगी, वो ट्रांस वाले फेस की तरफ होंगी, कॉनकेव सरफेस पर पाई जाएंगी। ठीक है, दो तरह की वेसिकल्स होती हैं इसमें, स्मूथ वेसिकल्स और कोटेड वेसिकल्स होती हैं। बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो फंक्शन में ये मुख्यतः काम करेंगे। पहला काम होता है सिक्रीशन का, दूसरा होता है सिंथेसिस का, तीसरा होता है सल्फेशन का, और चौथा एडिपोसिस का, और पांचवा होता है फास्फोराइलेशन का। ये 5 जो है मुख्य काम होते हैं। यदि सिक्रीशन की बात करते हैं, फर्स्ट जो वर्क है सिक्रीशन, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। 1 और 2 का मतलब है 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और 2 है यहाँ पर न्यूक्लियर पोर। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो तीसरी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो चौथी है ये वाली ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और पांचवा जो दिख रहा है इसमें ये है राइबोसोम्स। ठीक है, तो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बाहर वाली, चूंकि वो बाहर की तरफ होती है तो वहाँ से क्या है वेसिकल्स का निर्माण होगा। ये जो है ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और ये है 7th नंबर की ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेपरेट हुई है, और ये सेपरेशन के बाद क्या होगा, इसका इस गोल्जी एप्रेटेशन के में ये जो पूरा है गोल्जी एप्रेटस है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, 8वें नंबर का गोल्जी एप्रेटस है, 9वें नंबर का इसकी जो सिस फेज है यहाँ से रिसीव कर रही है, और 10वें नंबर का इसकी ट्रांस फेज है, और 11वें नंबर की इसकी सिस्टर्नी है। तो जो पाथवे होता है सिक्रीशन का वो होता है कि एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन के बाद उस जो पेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, वो इसकी ल्यूमन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो गुहा होती है उसके अंदर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद वो वेसिकल्स के रूप में गोल्जी एप्रेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ इसका जो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, और फिर इसके बाद इसमें जो ट्रांसफेर से फिर वेसिकल्स के रूप में ये बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो सिक्रेटरी जो सेल्स होती हैं जो कि श्रावण का कार्य करती हैं, उनमें ये जो है पाथवे होता है सिक्रीशन का। ठीक है, तो इस तरह से जो है श्रावण या सिक्रीशन होता है। यहाँ जो सिंथेसिस होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी सिंथेसिस होता है यहाँ पर। यहाँ ग्लूकोसामिनोग्लाइकेन गैग जो होता है उसका भी सिंथेसिस होता है, और साथ ही साथ यहाँ जो है प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो हम कह रहे थे ना कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा, गोल्जी एप्रेटस में होगा। यानी कि जो प्रोटीन होगी उसके साथ ग्लूकोज या पॉलीसेक्राइड्स की मॉलिक्यूल जोड़े जाते हैं, तो उसको जो होता है जो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का सिंथेसिस होता है। तीसरा काम जो है वो है सल्फेशन का। ये गलत लिखा हुआ है इसमें, सल्फेशन, एक मिनट, ये सल्फेशन। गोल्जी एप्रेटस के अंदर क्या होता है कि इसका
सल्फेशन का प्रोसेस होती है गोल्जी एप्रेटेशन में। होता क्या है कि प्रोटीन की जो टायरोसिन रेसिड्यू है, टायरोसिन जो एमिनो एसिड है, वहाँ पर ट्रांसफरेज नामक एंजाइम जो होता है उसके द्वारा सल्फेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो है गोल्जी एप्रेटेशन में पूर्ण की जाती है। ये जो सल्फेशन है, ये जो प्रोटियोग्लाइकन है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। इसलिए ये जो है गोल्जी एप्रेटस में सल्फेशन का जो है काम होता है। ये गोल्जी एप्रेटस जो है वो एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। इसमें जो है कुछ ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण होता है जिनको बोलते हैं गोल्जी एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, GAAP गैप। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये सेल को एपोप्टोसिस से बचाते हैं। तो गोल्जी एप्रेटस जो है एपोप्टोसिस के अंदर जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एपोप्टोसिस को यदि कहें तो प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, कि सेल जो होता है, सेल एक तो होता है नेक्रोसिस जिसमें कि सेल डेथ जो है कोई प्रोग्राम्ड नहीं होती है, जबकि एपोप्टोसिस में एक सेल होती है, उस सेल की लाइफ होती है और वह सेल कब जो है डिजनरेट होगी, यह जो है उसके जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व रहती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को कहते हैं कि एपोप्टोसिस। तो जो एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को रोकने में जो है गोल्जी एप्रेटस हेल्प करता है। फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो भी जो है गोल्जी एप्रेटस में संपन्न की जाती है। फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP की आवश्यकता होती है और ये जो ATP है ये गोल्जी एप्रेटस का जो ल्यूमन है, गुहा है, उसमें इंपोर्ट की जाती है। इंपोर्ट करने के बाद केसिन काइनेज फर्स्ट और केसिन काइनेज सेकंड के द्वारा जो है फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। काइनेजेस जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं। जितने भी काइनेज होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन करते हैं। वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो गोल्जी एप्रेटस वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। क्या होता है कि कोई भी जो है प्रोटीन यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या पेप्टाइड बना है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के द्वारा गोल्जी एप्रेटस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यह जो है सिस फेज पर रिसीव किया जाता है। जब सिस फेज से ये रिसीव करते हैं तो उसके बाद इसमें जो भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस करने चाहिए वो होते हैं। इसके बाद इसका निर्धारण होता है कि ये कहाँ जाना है। यदि यह सिक्रीटरी प्रोटीन है तो ये जो है बाहर की ओर त्याग दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि इसमें एंजाइम भरे हुए हैं इन वेसिकल्स में और ये लाइटिक एंजाइम है तो ये फिर बाद में जो है लाइसोसोम के रूप में सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह से जो है वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन भी गोल्जी एप्रेटस के द्वारा किया जाता है। तो ये जो ओवरऑल सारे फंक्शंस हैं गोल्जी एप्रेटस के, और ये जो है ER से कनेक्टेड रहता है। तो अपने जो भी सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, उनको एक सेपरेट नहीं मान सकते। जैसे कि न्यूक्लियस जो है वो ER से जुड़ा हुआ है और ER जो है गोल्जी एप्रेटस से जुड़ा हुआ है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इन सब की मेम्ब्रेन जो है उनकी बनावट जो है समान होती है, उसमें बस थिकनेस का जो है अंतर होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी थिक होगी जबकि ER की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थिन होती है। तो ये जो है इवॉल्व जो हुए हैं वो एक दूसरे से, ये समझना है इवॉल्व जो हुई हैं ये एक दूसरे से ही हुई हैं इनके कार्यों के आधार पर। तो ये जो है गोल्जी एप्रेटस था, इसके बारे में आप और जो है किताबों से थोड़ा देखें और बताएं फिर। थैंक यू वेरी मच।